हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों फिर से। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर जो है यूरोप एंड इंडिया। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके पहले हमने जस्ट शुरुआत किया था इस चैप्टर के, जिसका नाम था यूरोप एंड इंडिया। और उसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था कि पीरियड ऑफ रिनाइजेंस क्या होता है, ठीक है ना, रिनाइजेंस पीरियड क्या होता है। फिर हमने रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखा था, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या क्या हुई थी वो हमने देखा था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहला लेक्चर जरूर से देखा होगा, क्योंकि तभी आपको इसके आगे के जो भी पार्ट्स है वो धीरे धीरे समझ में भी आ जाएंगे। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि चलो यार, ये तो चैप्टर हमारा चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमने साइंस और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट्स के एंटायर सिलेबस आपके महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से कंप्लीट कर रखे हैं। तो आपको बस हमारे प्लेलिस्ट में जाना है, जो भी चैप्टर्स पसंद आए जरूर से देख लेना है। हर चैप्टर पहले से ही अपलोडेड है। और साथ ही में सेकंड चैनल जो है हमारा, जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको भी जाके विजिट कर लेना। चैनल पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हमारा यूरोप एंड इंडिया सेकंड लेक्चर। और आज के दिन जो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। हमने लास्ट में क्या देखा था, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज देख ली थी, तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, ठीक है ना। यूरोप में कौन कौन से इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुए थे वो हमें देखना है, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप कहां पे हुआ था, यूरोप में हुआ था। तो सबसे पहले नजर डालेंगे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की। अगर हम बात करें कि ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें नॉर्मली क्या हुआ था कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि रेनाइजेंस जो पीरियड था वो टाइम पे ही ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए थे यूरोप के अंदर, जिसमें लियोनार्डो डा विंसी का भी एक बहुत बड़ा रोल था, हमने डिस्कस किया था। और यूरोप जो था वो अपने मिडिवल एज से मॉडर्न एज की तरफ बढ़ गया था, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि दुनिया में तरक्की होने लगी थी। लेकिन वो तरक्की जो सबसे पहले हुई थी वो कहां हो रही थी दोस्तों, यूरोप में हो रही थी। और उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। लोगों इंटेलेक्चुअल होने लगे ज्यादा, ठीक है ना, दिमागदार होने लगे एंड लोगों ने तरक्की करना शुरू किया। इसीलिए वो टाइम पे यूरोप जो था वो मिडिवल एज, जो कि बीच का पीरियड था, मिडिवल एज से निकल के मॉडर्नाइजेशन की तरफ, मॉडर्न एज की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसे बहुत सारी चीज हुई थी, ठीक है। तो वो दौरान ही इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ था। और जो सोसाइटी थे, ठीक है ना, वो जो अपना पुराना जो रीति रिवाज या फिर जो पुराना तरीका था उसको छोड़ के एक नए तरीके को अडॉप्ट करना, नए टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना, ये सब चीज लोगों ने स्वीकारना शुरू कर दिया था। एंड बहुत सारे नए नए ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आने लगी थी। और यही सब चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की वजह से कि लोग जब एडवांस लेवल पे सोचने लगे, थोड़ा इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जब सोचने लगे, तो लोगों का दिमाग भी बढ़ता गया। और जिसकी वजह से क्या होने लगा, बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज जो थी वो होने लगी। साइंटिफिक डिस्कवरीज जो थी वो होने लगी, जो कि आपको पता है सबसे बड़ा रोल है तरक्की के लिए। और आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हुआ था वो सबसे ज्यादा यूरोप में हुआ था। धीरे धीरे करके अलग अलग वेस्टर्न जो कंट्रीज थी वहां पे अडॉप्शन हुआ। और इंडिया में तो यार बहुत लेट पहुंचा, ठीक है ना, खास क्या बोलेंगे हम लोग, तो इंडिया में तो काफी लेट पहुंचा। लेकिन ये सब चीज जो यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ उसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, ठीक है ना। उसके बाद आया एक रिवॉल्यूशन। क्या रिवॉल्यूशन है, इन द पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है ना। अब देखो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो पॉलिटिक्स भी डेवलप करेगा, क्योंकि देखो जहां पे कुछ भी चीज है वहां पे राजनीति जरूर है। राजनीति तो होना कंपलसरी है ना यार। भगवान के जमाने में राजनीति होती थी, कैसे हमारे राम भगवान को वनवास भेज दिया गया था, तो वो भी तो एक राजनीति था ना, पॉलिटिक्स था। तो सेम यहां पे भी क्या होने लगा, एक रिवॉल्यूशन आया किस चीज में, पॉलिटिक्स में। तो रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है ना। पॉलिटिकल में भी क्या आ गया, उनके स्फीयर में एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या टाइप का पॉलिटिकल स्फीयर में रिवॉल्यूशन आया। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो अर्ली स्टेज था, ठीक है ना, जो शुरुआती दौर था, यहां पे जब मॉडर्न पीरियड आया यूरोप के अंदर, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन आया, जो मॉडर्न पीरियड आया, उसके शुरुआती दिनों में क्या हुआ यहां पे कि यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, बड़े बड़े लोग यहां पे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन के हेल्प से आगे निकल रहे थे। तो वो लोग ने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हुए पॉलिटिकल्स को बहुत ज्यादा आगे लेके गए, यानी पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा आगे लेके गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे
सारे रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स होने लगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। कभी हुई दोस्तों 18th से लेके 19th सेंचुरी के बीच में, 18 एंड 19th जो सेंचुरी जो चल रहा था, ये जो साल था दोस्तों आज के लगभग 300 साल पहले की अगर हम बात करें, 200-300 साल पहले, इसमें बहुत सारे चेंजेस कहां पे हुए, यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल चीज के वजह से होने लगे। एंड इसीलिए ये जो दौरा था, ये जो एज था, ये जो टाइम पीरियड था, इसको कहा जाता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। अब हुआ ये पीरियड के टाइम जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है, सबको पता है कि एक डेमोक्रेसी होता है, एक राजतंत्र होता है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो ये जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी थी वो इंग्लैंड में क्या होने लगी, धीरे धीरे चेंज होने लगी। इंग्लैंड इन द सेंस यूरोप का जो मेन पार्ट था वो क्या था, इंग्लैंड ही था, आपको पता ही है। तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारी चेंजेस होने लगी, और इसमें क्या बनाया गया, एक बहुत ज्यादा कैबिनेट सिस्टम को चेंज किया गया कि जो पुराने मिनिस्टर्स थे, जो पुराने पॉलिटिक्स के लोग थे, उनको चेंज करके एक नया कैबिनेट सिस्टम बनाया गया, जिसमें अलग अलग नए रोल को, नए पॉलिटिशियंस को अपॉइंट किया गया, और एक बिल बनाया गया, द बिल ऑफ राइट्स 1689 में। ठीक है, क्या बनाया गया, द बिल ऑफ राइट्स। अब राइट्स मतलब क्या होता है, सबका हक, यानी हम लोग बोलते हैं ना राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्टडी, राइट टू स्लीप, ऐसे बहुत सारे राइट्स है ना, हमारे हक है ना, हमारा एक इंसान होने का एक हक है, वो कानून में लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो इन्होंने क्या बनाया, एक बिल बनाया, एक तरीके से बनाया कि सबका अपना अपना एक अधिकार होता है, हर इंसान का एक अपना अपना अधिकार है। तो ऐसा राइट का बिल बनाया 1689 में, जिसके वजह से एक लिमिटेशन हो गया। किसके ऊपर लिमिटेशन हो गया, जो वो टाइम पे राजा होते थे, जो राजा अपनी मनमानी करते थे वो टाइम पे, क्योंकि देखो राजा के ऊपर कोई कानून लगता नहीं था, क्योंकि कोई गवर्नमेंट अलग से थी नहीं, तो राजा जो चाहे वो करवाता था। राजा अगर किसी को मारना चाहे मार सकता था, राजा जिसको अपना गुलाम बनाना चाहता है वो बना सकता था, क्योंकि वो राजा था, उसके पास पूरी पावर थी। लेकिन जब ये राइट बनाया गया, जो बिल्स बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो आंदोलन हुआ, पॉलिटिक्स जब शामिल हुआ, रिवॉल्यूशन जब आया, इसके वजह से ये जो किंग का जो ताकत था, जो राइट्स था, उसके वजह से उसके ऊपर रोक लग गई, यानी कि वो अब अपना मनमानी नहीं कर पाएगा। मनमानी नहीं कर पाएगा इसका मतलब कि उसको भी गवर्नमेंट के एक्शन, बहुत सारी जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री जो कैबिनेट्स थी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि खुद के मनमानी के हिसाब से वो चल पाए। तो इस प्रकार का बहुत सारी चीजें जो है, चेंजेस जो है वो देखने मिला था। ठीक है, समझ में आया? तो यही था दोस्तों हमारा रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिक्स पीरियड, ये सब रिवॉल्यूशन हुआ और इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ। अब दोस्तों एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है दोस्तों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सोचोगे यार, अमेरिका भी लड़ाई किया था क्या इंडिपेंडेंस के लिए? करेक्ट है, इंडिया जैसे इंडिया ने हमने अंग्रेज से लड़ाई किया था हमारी आजादी के लिए, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, सेम उसी प्रकार अमेरिका में भी एक दौर था दोस्तों जिसमें उनको लड़ना पड़ा था, लड़ाई करनी पड़ी थी अपनी आजादी के लिए। तो वो टॉपिक पढ़ना है, काफी छोटा सा टॉपिक है। जैसे हमारे इंडिया का तो बहुत बड़ा है ना, नॉर्मली 200 साल राज किया था हमारे ऊपर, 150-200 साल हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने राज किया था। लेकिन अमेरिका की थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप देखोगे तो। हमारा जो टॉपिक है, क्या नाम बोला मैंने आपको, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो ध्यान से, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका की आजादी की कहानी। एक तरीके से आप सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलेंगे। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ क्या कि देखो, सबसे पहली बात तो रिवॉल्यूशनरी हर जगह फैले थे, यानी रिवॉल्यूशन हर जगह, आंदोलन वगैरह हर जगह हो रहे थे। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि जो अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, इसमें एक चीज हुआ कि जैसे अमेरिका की खोज कर लिया गया, अमेरिका जब पाया गया, क्योंकि देखो हर कंटिनेंट का एक खोज किया गया था अलग अलग लोगों द्वारा। आपको पता है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में हमने पढ़ा था कि यार 1487 में यहाँ पे अफ्रीकन कंटिनेंट को ढूंढा गया था, फिर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ पे इंडिया को ढूंढ निकाला था, 1498 में पोर्तुगीज सेलर जो थे वास्को डा गामा, उन्होंने कलकत्ता को ढूंढ निकाला था। तो ऐसे अलग अलग लोग आए थे ढूंढ के, मतलब ढूंढते कैसे थे, घूमते थे कहीं ना कहीं जाके, उनको जो चीज मिलता था उनका एक नाम रख दिया। तो इस प्रकार जो चीज होते थे वो यहाँ पे डिस्कवरीज होती थी, जो कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में हमने पढ़ी है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे अमेरिका की खोज कर ली गई, यानी डिस्कवरी जब हो गया अमेरिका का, उसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज का जो मेन अटेंशन था वो क्या हो गया, अमेरिका हो गया कि यार एक बहुत बड़ा कंटिनेंट हाथ लगा हुआ है, चलो इसके ऊपर हम कब्जा करेंगे। तो हुआ यह था कि जो यूरोपियन जो कंट्रीज थे ना, वो अमेरिका के ऊपर कंट्रोल जमाना चाहते थे, उनके लोगों के ऊपर कंट्रोल जमाना चाहते थे, और इसीलिए इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। वहां पे 13 कॉलोनीज उन्होंने इंग्लैंड की किसके ऊपर, अमेरिका में एस्टैब्लिश कर दी, यानी कि दबदबा बनाने के लिए अपना कॉलोनी पूरा बिछा दे। कॉलोनीज मतलब क्या होता है, टुकड़ी मतलब एक तरीके से उसमें लोग होते हैं, आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, बहुत सारी। 13 कॉलोनीज जो है अमेरिका के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। और पूरा का पूरा जो डोमिनेशन था, यानी कि जो इंग्लैंड वाले जो लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन जो लोग थे, उन्होंने पूरा का पूरा डोमिनेट कर लिया था किसके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर, पूरा अपने अंडर में ले लिया था।
बट बाद में ये हुआ कि जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सेशन होते थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पॉलिटिक्स में क्या होता है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, मैंने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो इंग्लिश पार्लियामेंट था, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दिया कि नहीं यार, आप ऐसे आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा लिमिटेशन में रहना पड़ेगा। ऐसा किसके ऊपर कहा गया? यूरोप के लोगों को कहा गया, यानी यूरोप के जो ऑफिसर्स थे उनको कहा गया, ठीक है ना। एंड जिसके वजह से क्या हुआ कि जो पीपल थे, जो लोग थे वहां पे, अमेरिका के लोग जो थे, उनको भी ये लगा कि यार ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो हमें भी बदले में कुछ करना चाहिए, यानी कि हमें भी आंदोलन करना चाहिए। तो जो अमेरिकन्स थे उन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्ट करना शुरू किया। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? बदले में आंदोलन करना, यानी कि फाइट बैक करना। तो अमेरिकन्स जो थे उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार हमारे ऊपर कोई बाहर से आके राज कर रहा है, तो अमेरिकन्स ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, यानी कि एक तरीके से आंदोलन कर दिया उल्टे में। और बाद में जो ब्रिटिश ने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ब्रिटिश ने बाद में डिक्लेयर कर दिया, ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर, यानी लड़ाई शुरू कर दी। अब लड़ाई होगी, ऑब्वियसली खून खराबा होगा, बहुत सारी चीज होगी। तो ये जो लड़ाई हुई थी, इसमें अमेरिका को जीत हासिल हुई। और उसके जो लीडर थे, वो आपको नाम तो पता ही होगा, अगर आप थोड़ा भी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रखते होंगे, तो बहुत ही फेमस व्यक्ति है अमेरिका के, जो कि है जॉर्ज वॉशिंगटन। तो जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द लीडर ऑफ अमेरिकन कॉलोनी, ठीक है ना। अमेरिकन कॉलोनी के लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश के साथ, उस वक्त का जो इंग्लैंड के साथ जो लड़ाई हुआ था, उसमें जीत दिलवाने में काफी ज्यादा हेल्प की थी। और इसी तरीके से अमेरिका को अपना क्या मिल गया? इंडिपेंडेंस मिल गया। जैसे वे लड़ाई जीत गए, तो उन्होंने शर्त रखी थी, अगर हम लड़ाई जीत जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो अमेरिका जो है उसको क्या मिल गया? इंडिपेंडेंस। अमेरिका को क्या मिल गया? इंडिपेंडेंस मिल गया। और इसीलिए ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो वॉर हुआ था ना दोस्तों, यही वॉर को कहा जाता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये वॉर करने से ही उनको आजादी मिली थी। और जिसके वजह से एक अलग स्टेट्स का निर्माण करना पड़ा, एक अलग कंट्री का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि देखो अमेरिका जीत गया तो अब वो क्या हो गया? फ्री हो गया, तो वो अपना कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने इसीलिए अपना एक नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका तो पहले से ही था, लेकिन उन्होंने फ्री होने के बाद, आजाद होने के बाद, उन्होंने यूएस साथ में जोड़ दिया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस प्रकार जो है उनका निर्माण हुआ और एक नया लोकतंत्र, एक नया डेमोक्रेसी का वहां पे निर्माण भी हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच यानी फ्रांस, ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इसको भी कलेक्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम जो भी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, जो पढ़ना है हमें, वो है दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? तो नॉर्मली क्या हुआ कि जैसे ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गया, तो अमेरिका आजाद हो गया, तो वो दौरान क्या हुआ कि 1789 के दौरान, 1789 के दौरान वो टाइम पे क्या हुआ कि जो पीपल थे, मतलब जो फ्रांस के जो लोग थे ना, उन्होंने भी रिवोल्ट किया। यार हम भी ऐसा दबाव में नहीं रह सकते, हम भी किसी के गुलाम नहीं रह सकते। और जो ये डोमिनेंसी था, यानी कि जो इंग्लैंड वाले, यूरोप वाले डोमिनेंट उनके ऊपर कर रहे थे ना, फ्रांस के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंस कर रहे थे, उनके खिलाफ, उसके लिए फ्रांस के लोगों ने भी क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, यानी कि एक तरीके से आंदोलन जो है वो छेड़ दिया कि हमको भी आजादी चाहिए। और इसी की वजह से यहां पे एक अलग तरीके से रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ। और कहां पे क्रिएट हुआ? फ्रांस में क्रिएट हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है कि फ्रांस के लोगों ने अपनी भी आजादी के लिए, अपने डोमिनेंस को हटाने के लिए, जो दूसरे लोग आके डोमिनेट कर रहे थे उनके ऊपर, जो फ्यूडलिज्म कर रहे थे, करेक्ट है ना, जो अनजस्टिस कर रहे थे, अनकंट्रोल्ड ये सब चीजें हो रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने आंदोलन कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, फाइट बैक किया, जिसके वजह से वो रिवॉल्यूशन का नाम रख दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही लोगों को, जितने भी समाज के जो लोग थे, जितने भी वर्ल्ड में लोग थे, उनको 3 इंपॉर्टेंट रूल सिखाया अपनी जिंदगी के बारे में। क्या सिखाया? सबसे पहले आपको यहां पे बता दूं वो 3 इंपॉर्टेंट चीज क्या था। सबसे पहले वो होता है लिबर्टी, इसका मतलब बताऊंगा। उसके बाद है इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ठीक है ना। ये 3 चीज सिखाई, ये वैल्यूज सिखाए, क्योंकि हमको पता है जीवन में 3 चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे जब ये रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो लोगों को समझ में आ गया कि आम इंसान भी एक इंसान है और कोई भी किसी के ऊपर ऐसे यूं ही नहीं दबदबा बना सकता है, हमको फाइट करने का पूरा हक है। तो जब ये रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो ये दुनिया में 3 संदेश, 3 मैसेज गया। एक था लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पे सिंपल सी बात है कि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि लोगों को फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए ना अपना। हमको
हमको आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी यानी एकता। एकता मतलब क्या होता है यार, हम सब मिलके एक साथ रहेंगे यार, कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई किसी का राजा नहीं, इक्वालिटी होना चाहिए। और तीसरा मतलब फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो भाईचारा, ब्रदरहुड बोलते हैं ना हम लोग कि यार सब मिलके एक भाई जैसे रहेंगे, भाईचारा होना चाहिए, तभी तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं और तभी तो हम ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। अगर एक फॉर एग्जांपल एक तरीके से बोलो कि जितने भी देश आज हम लोग हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी 100 200 192 कुछ कंट्रीज है, तो ये सब आपस में एक दूसरे से दुश्मन रहेंगे, कोई किसी के ऊपर एटॉमिक बम फोड़ेगा, कोई हाइड्रोजन बम फोड़ेगा, तो क्या होगा हाल, हम तो खत्म हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं बेचारे, आम जनता मरेंगे। गवर्नमेंट तो क्या है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम जनता परेशान होंगे। तो इसके लिए ये तीन इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है कि यार सबको फ्रीडम भी चाहिए, सबको एकता भी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, सबको फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा भी होना चाहिए, तभी ये सिस्टम जो है आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और यही वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत ही जाना माना क्या बन गया, एक तरीके से स्लोगन बन गया कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी बहुत ज्यादा ये हो गया। और इसी के साथ जो पॉलिटिक्स का जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इसी में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में ये दो नाम बहुत ज्यादा फेमस है, आज भी जिक्र होता है, जो कि पहला हमने पढ़ा इसके पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दूसरा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो दो रिवॉल्यूशन थे ये बहुत ज्यादा मान्यता रखते हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों ने बुनियाद हिला के रख दी थी लोगों की, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्रीज की। समझ में आया, करेक्ट है। और एक लास्ट टॉपिक आज के लिए पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी इतना सारा रिवॉल्यूशन पढ़ लिया हमने, एक लास्ट रिवॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा जानना है। और आप लोगों को भी मजा आएगा ये पढ़ने में, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ लेते हैं इसको, तो आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान लगाओ बस अच्छे से, हर चीज हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या नाम बोला मैंने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल सा फंडा इसका, कि एक जमाना था कि वो जमाने में लाइक 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब जैसे मैंने बोला एज ऑफ रिवॉल्यूशन आया, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होने लगा, लोग पार्लियामेंट्री बनाने लगे, लोग डोमिनेंसी जो था वो कम करने लगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी आने लगा। तो इसके हिसाब से ना मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा। तो इसमें क्या हो गया कि लगभग 18th सेंचुरी का जब टाइम आया, 18वीं सदी जब आई, 18th सेंचुरी जब आई, तो वो टाइम पे साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत होने लगी, क्योंकि लोग को अब लड़ाई झगड़े के अलावा और एक काम था कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम समाज को आगे लेके जाए, कैसे कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम करें। तो ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है इस दौरान बहुत जाने होने लगे। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो अपना काम में बिजी हो गए थे, और बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये सब चीज होने लगे। कहां पे होंगे, ऑब्वियसली यूरोप की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज सबसे ज्यादा कहां हुआ, यूरोप में होने लगा। यूरोप में साइंटिफिक डिस्कवरी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरी, ये सब चीज होने लगा। अब जिसके वजह से क्या हो गया कि मशीन्स का निर्माण होने लगा, यानी कि पहली दफा लोगों ने मशीन्स की शक्ल देखी कि जो काम इंसान कर सकते हैं उसके बदले में मशीन्स वो काम कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक तरीके से बिना किसी मेहनत के हो सकता है। तो मशीन्स जो कि स्टीम के ऊपर चलते थे, स्टीम यानी कि जो भाप होता है ना, वेपर, आपको पता ही होगा, साइंस अगर आप पढ़ते हो, मेरा लेक्चर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो स्टीम के ऊपर चलने वाले, फिर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होते थे उसके जगह पे यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज आ गए। फिर जो मशीन्स हाथ से चलाए जाते थे, हैंडलूम्स जिसको बोलते हैं ना, तो हैंडलूम्स के जगह पे प्रॉपर बड़े बड़े मशीन्स आ गए, बिग मशीन्स आ गए, ठीक है ना। फिर रेलवेज आ गया, ट्रेन्स आ गई, स्टीमर जो अपने कोयले जलाने से चलते थे, स्टीमर जिसको बोलते। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होने लगी, और ये क्या बन गया, एक तरीके से एज ऑफ मशीन्स बन गया। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स अलग अलग तरीकों में अलग अलग जगह पे आने लगी, जिसको इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक एज ऑफ रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, एज ऑफ मशीन हो गया, जिसमें ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगी। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या आने लगी, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आने लगी, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहां पे इंग्लैंड में शुरुआत हुआ, लेकिन ये जो इंग्लैंड में शुरुआत हुआ, यानी यूरोप में शुरुआत हुआ, इंग्लैंड में शुरुआत हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा, यानी वेस्ट की तरफ। क्योंकि ये जो तरीका उन्होंने ढूंढ के निकाला वो सिर्फ खुद के लिए रखा था क्या, नहीं, उन्होंने सोचा हम पूरे वर्ल्ड के में कुछ चीजें इनोवेट करेंगे, बांटेंगे, एंड जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड जो है धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो सबसे ज्यादा फायदा उठाए। हमारे इंडिया में थोड़ा लेट पहुंचा टेक्नोलॉजीज, तो इसके लिए हम थोड़े से पीछे रह गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनका बहुत ज्यादा फायदा इन्होंने उठाया, और इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो उन्होंने फायदा उठाया, और बहुत ज्यादा वेल्थ बना लिया, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। कौन, वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूरोप कंट्रीज। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो मैं करता हूं समाप्त।
समाप्त। और उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आगे ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ने, लेकिन हम लेके आएंगे उसको लेक्चर नंबर 3 में। अगला लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, टेंशन की लेने की कोई भी बात नहीं है, हर चीज आपको मिल जाएगा। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों, पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज अपना राय और सजेशन कमेंट कर देना। और लिटरली अगर पसंद आया है तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से कर देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।